जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पार्टियों के मैनिफेस्टो की। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है। तो हर पार्टियां अपने हिसाब से कुछ मैनिफेस्टो मतलब वादे रिलीज कर रही हैं, जिन पर कि आने वाले 5 साल वो इसी पर बात करेंगी। वो ये काम करती हैं कि नहीं करती हैं, ठीक है। तो हमको ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कम पार्टियाँ मैनिफेस्टो लेके आ रही हैं वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियरी है। कौन सी पार्टी कितना अच्छा बेनिफेस्टो दे रही है कि वो आगे आने वाले 5 साल में क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, ठीक है। तो आज हम बेसिकली इसी पर बात करेंगे कि तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा अब आपको पता है कि हमारे लोकतंत्र में जो केंद्र में है वहाँ पर अभी जो सिर्फ दो पार्टियाँ हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो कांग्रेस ने लगभग अपना गठबंधन किया है और सारी पार्टियों से, लोकल पार्टियों से, इंडिया जिसका नाम दिया है। अब बीजेपी जिसको एनडीए भी बोलते हैं, वो एक अलग चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो रिलीज किए हैं। तो अब हमको समझना है कि किन को वोट किया जाए। और बीजेपी लास्ट 10 साल से सत्ता में है, तो हम उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने कुछ पहले वादे जो किए थे 2014 में, वो उसको पूरे किए कि नहीं किए। और अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए भाई? आपको 10 साल मिला, आप 10 साल में चाहते तो कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। तो उस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या कमियां उन्होंने दिखाई, क्या अच्छे काम उन्होंने किया, हमें किसी और का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो चलिए पूरा इस पर बात करेंगे, ठीक। तो पहले हम शुरू करेंगे बीजेपी के लिए। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे, उन्होंने क्या कमियां हैं, क्या थी, वो कर सकते थे कि नहीं कर, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पूरा विवरण देखेंगे, ठीक है। अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो बीजेपी ने लगभग 76 पेज का एक मैनिफेस्टो निकाला है और कांग्रेस का लगभग 48 पेज का एक मैनिफेस्टो है। तो मैं उनके मैनिफेस्टो का पीडीएफ का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। बट मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें उसको कवर किया इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हमको किस पार्टी को वोट करना चाहिए, किस पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप पूरा समझ पाएंगे। और प्लीज़ आप वोट सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि यही आने वाले हमारे 5 साल हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। हमारे बच्चों की शिक्षा और रोज़गार, इन सब के बारे में यही चीज़ें सोचेंगे। तो प्लीज़ पूरा ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो के पहले पॉइंट की बात करें, उन्होंने ये लिखा है कि गरीब परिवारों की मोदी की गारंटी। एक्चुअल में इन्होंने जो मैनिफेस्टो का नाम दिया है वह है मोदी की गारंटी। तो जैसा आपको पता है कि कोरोना के बाद से केंद्र सरकार पर पर्सन 5 किलो राशन देती आई है, और वो फिर से ये वादा कर रही है कि हम आपको आने वाले 5 साल फिर से ये 5 किलो राशन देंगे। तो और इसमें नंबर 2 पॉइंट ये बोल रहे हैं कि गरीब की थाली सुरक्षित करेंगे। तो मुझे ये थोड़ा बड़ा अजीब लगता है कि गरीब की थाली क्यों सुरक्षित करना? तुम गरीब को उसके रोज़गार के अवसर दे दीजिए, तुम उसको शिक्षा दे दीजिए, वो खुद अपनी सुरक्षित कर लेगा। सरकार को उसकी थाली पकड़ के बैठने की क्या ज़रूरत है? और वो बोल रहे हैं कि हम 5 साल आपको मुफ्त राशन देंगे। अगर हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें तो उस करंट टाइम में हम लगभग 114 से 15वें नंबर पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गरीब लोग तो बढ़े हैं ऑटोमेटिक। आपने 10 साल में जो काम किया है उसके हिसाब से तो गरीब और भी बढ़ गए हैं, और आप फिर उनसे 5 किलो राशन दे करके उनका वोट लेना चाहते हैं। तो भाई ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल ही गलत लगी कि जो अपने मैनिफेस्टो में खुद लिख रहा है कि मैं आपको 5 किलो राशन दूंगा और इसके लिए तो मुझे वोट दो। तो भाई मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं तो प्लीज़ इन छलाओं में मत आइए। इनके पास, बीजेपी के पास 10 साल थे, चाहते तो ये गरीबों को ऊपर उठा सकते थे, इस लायक बना सकते थे कि उनको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं होती, वो खुद कमा खा सकते थे। लेकिन अगर आज भी इनको 5 किलो राशन के लिए वोट मांगना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं इन्होंने देश के लिए क्या किया है 10 साल में। और इन्होंने इसमें ही बात किया है कि निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की बात किया है। तो इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इन्होंने एक आयुष्मान योजना निकाला है। अगर मैं इस आयुष्मान भारत की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत खास इसमें लगा नहीं, क्योंकि इनके क्राइटेरिया इतने कठिन हैं कि हमको लगता है कि बहुत बहुत कम लोग ही उस क्राइटेरिया में आएंगे जो आयुष्मान के काबिल होंगे। इन्होंने सबको ये आयुष्मान कार्ड बना दिया है, बट उस क्राइटेरिया में कौन आएगा ये डिसाइड करना बहुत ही टफ है। आप अगर चाहेंगे तो वेबसाइट पर जा करके आयुष्मान भारत का आप क्राइटेरिया देख लीजिए। उसमें मैं कुछ तो पॉइंट बता दे रहा हूँ, जैसे कि उसमें आपके परिवार में
कोई भी 16 साल से 59 ईयर के बीच में कोई बंदा नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप आयुष्मान कार्ड के लायक नहीं हैं। अगर आपके घर का कोई बंदा 10,000 से ऊपर की इनकम कमा रहा तब भी आप आयुष्मान भारत के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। आपके घर पे कोई भी 2 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, तो और आपका घर जो है वो छप्पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई आदमी इनके क्राइटेरिया में फुलफ़िल करेगा। तो ये जो इन्होंने आयुष्मान भारत योजना चलाया है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत कारगर होगी। इसी में ही ये बोल रहे हैं कि हम बिजली का बिल ज़ीरो करेंगे। आपके पास 10 साल मौके थे, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि बिजली के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगले आने 5 साल में आप बिजली का बिल कम करेंगे। आप झूठी सांत्वना दे रहे हैं। आपके पास 10 साल थे, आप चाहते तो कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। एटलीस्ट गरीबी, आज जो गरीबी रेखा में है उनके लिए तो कर ही सकते थे। अगर नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है मध्यम परिवार को मोदी की गारंटी। मतलब मध्यम परिवार के लोगों के लिए ये क्या करने वाले हैं आने वाले 5 साल में, हम उसकी बात करते हैं। नव मध्यम वर्ग को सशक्तिकरण करेंगे, उनको अपने घर का सपना पूरा होगा। नंबर 3 वो इसमें बोल रहे हैं कि उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा इस पॉइंट को जस्टिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी लास्ट 10 साल सेंट्रल में है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ रोज़गार की, तो अगर अभी देखा जाए करंट टाइम में इंडिया में 83% युवा बेरोजगार हैं, ठीक है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ अगर किसी आदमी को कोई शिक्षा कोचिंग लेनी है किसी इंस्टीट्यूट में, उस पर भी इन्होंने 18% जीएसटी लगा दिया है। तो आप किस गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात कर रहे हो? आप हर चीज़ पर आपने टैक्स लगा के इतना महंगा कर दिया है, और रोज़गार के अवसर मिल ही नहीं रहे हैं। आपने लगभग सारी वैकेंसीज़ को ख़त्म कर दिया है। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो अभी बहुत सारी वैकेंसीज जो उनका पेपर भी होता है तो वो जाकर किसी कोर्ट में फंस जाती हैं। तो आप मध्यम परिवार के लिए कर क्या रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आता। आपके पास 10 साल थे, आप कर चाहते तो कर सकते थे, बहुत चीज़ें कर सकते थे। आपको इंडिया ने आपको 2 बार मौका दिया, आप प्रधानमंत्री बने, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए थी, बट आप इसमें पूरे फेल हुए, मैं इसलिए बोल सकता हूँ। नंबर 3 पॉइंट है नारी सशक्तिकरण। पहला पॉइंट है कि नारी सशक्तिकरण को मजबूत करेंगे। मणिपुर की बात की जाए या फिर महिला पहलवानों की बात की जाए, या फिर आप अभी कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शन में ही आप जा कर के साउथ की साइड प्रंजल रेवन्ना के, जिसका लगभग 2000 महिलाओं के ऊपर सेक्स स्कैंडल का केस है, आप उसके लिए वोट मांग रहे हैं। आप बृजभूषण शरण जिसके ऊपर महिला यौन उत्पीड़न का केस है, उसके आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं बोले हैं, आप मणिपुर पर कुछ नहीं बोले हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप महिला सशक्तिकरण पर काम करेंगे? आपने 10 साल तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप खेल में महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं। महिला कुश्ती फेडरेशन ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया, सिर्फ इस केस की वजह से आप ब्रजभूषण शरण को बचा रहे थे। नंबर 3 पॉइंट है युवाओं के लिए अवसर। जैसा कि आपको पता है कि अभी लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इंडिया के लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं। तो आपने युवाओं के लिए क्या किया? इसमें ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक नियंत्रण करेंगे। आपने 10 साल में तो ऐसा नहीं कर पाए। कोई भी भर्ती निकलती है वो या तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर अगर वो वहाँ से भी क्लियर हो जाता है तो वो जाकर कोर्ट में फंस जाती है। तो युवाओं के लिए तो आपने बहुत कुछ अच्छा किया नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। युवाओं के लिए आपने अग्निवीर जैसी योजनाएं लेके आई, जिसको हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सैनिकों के प्रति सम्मान की बात तो नहीं ही होगी। नंबर 3 पॉइंट है युवाओं के लिए अवसर। तो अगर वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो करंट टाइम में इंडिया के 83% युवा बेरोज़गार हैं। तो अगर मैं देखूं कि 10 साल में आपने युवाओं के लिए तो बहुत कुछ नहीं किया है, रोज़गार के अवसर आपने प्रदान नहीं किए हैं, और आपने अगला पॉइंट लिखा कि पेपर लीक की समस्या को आप दूर करेंगे। आपके पास 10 साल मौके थे, आप चाहते तो वो पेपर की समस्या को दूर कर सकते थे। आज ये है कि एग्ज़ाम होता है या तो पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर लीक होने से बच भी जाता है तो वही भर्ती जाकर कोर्ट में फंस जाती है। तो युवाओं को बहुत परेशानी हो रही है। तो हमको नहीं लगता है कि आपने युवाओं के लिए भी 10 साल बहुत अच्छा काम किया है। आप बोल रहे हैं कि सरकारी परीक्षाएं पारदर्शिता तरीके से कराएंगे, तो देखते हैं। अभी तो आपने सिर्फ ये वादा कर रहे हैं, देखते हैं अगर आपकी सरकार फिर से आती है तो देखते हैं आप कैसे, क्योंकि आपने 10 साल में तो ऐसा कुछ खास किया नहीं है। आप 2014 में आए थे तो 2 करोड़ भर्ती का वादा किया था, बट आपने ये भी अपना एक जुमले की तरफ फेंक दिए थे।
तो आपने युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है। अगला पॉइंट है किसानों का सम्मान। अगर बात किया जाए तो आपने कुछ सालों में, कुछ पिछले सालों में किसानों को बहुत ज़्यादा सम्मान दे दिया है। बेचारे 1 साल से रोड पर बैठे थे, वो 3 कानून जो आप लेके आए थे उनको हटवाने के लिए। उसके बाद करंट टाइम में भी फिर वो एमएसपी के लिए रोड पे बैठे हैं। कभी आप उनको उग्रवादी बोल देते हैं, कभी बोलते हैं अलगाववादी हैं, कभी बोलते हैं कि ये दंगा करने वाले हैं, दंगाई हैं। तो आप बोल रहे हैं कि हम सालाना उनको 6,000 रुपये देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप उनके जो कृषि जो खाद वगैरह है उस पर आपने इतना ज़्यादा जीएसटी लगा दिया, इतना महंगा कर दिया है। आप सिर्फ 6,000 रुपये दे करके उनके लिए क्या अच्छा कर दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि दाल में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, कैसे बनेगा? किसान तो रोड पर बैठे हुए हैं। तो ये था किसानों के सम्मान जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। तो बीते 10 सालों में तो मुझे नहीं लगता इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। अगला पॉइंट है सुरक्षित भारत की गारंटी, जिसमें इन्होंने ये दिखाया है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसके बाद हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मुंह तोड़ जवाब दिया, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ उसी के नाम पे वोट मांगना हमको लगता नहीं सही है। अभी करंट टाइम में आप एक पार्लियामेंट में एक भाजपा का ही एक सांसद है, वो बोल रहा है कि चाइना उधर अरुणाचल प्रदेश की साइड में फिर से अतिक्रमण कर रहा है, बट सरकार हमारा कुछ उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। तो कैसे आप भारत की सीमाओं को वाह मोदी जी, वाह वाह सुरक्षित कर रहे हैं? आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, आप कभी मीडिया के सामने बैठना नहीं चाहते हैं। कैसे आप देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं? सोनम वांगचुक लगभग 2 महीने हो गए वो धरने पे बैठा है, कोई भी सरकारी आदमी या फिर कोई भी आपकी मंत्री जाकर उनसे नहीं मिला, इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। और मीडिया की बात की जाए तो आपने मीडिया को तो आपने घूंस देकर उसका मुंह बंद कर लिया है, वो आपसे सवाल ही नहीं पूछ सकती। मोदी जी का अगला पॉइंट है विरासत भी विकास भी, इसकी गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। ठीक है, इसमें इन्होंने राम मंदिर के ऊपर बात किया कि इन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, अच्छी बात है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस मंदिर के ऊपर ही आप वोट मांग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप 10 साल राज करने के बाद, आप 10 साल देश का शासन संभालें और उसके बाद अगर आपको मंदिर पे और हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगना पड़ रहा, तो हमको नहीं लगता कि आप खुद की नज़र में अच्छा काम किए हैं। और मोदी जी की अगली पॉइंट है कि सुशासन की गारंटी तो ये चीज़ पर थोड़ा मुझे हंसी आ रही है कि हंसी का थोड़ा रीज़न ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मोदी जी खुद तो गारंटी दे रहे हैं कि मैं सुशासन करूँगा। आज लास्ट 10 साल में इन्होंने क्या किया है मैं थोड़ा इलेबोरेट करके आपको बताऊँगा। इनका पहला पॉइंट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम। और ये मोदी जी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था? आपने कितनी कंपनियों को चंदा ले करके उनको टेंडर प्रोवाइड किए हैं? अभी ये तो खुलासा जस्ट बहुत 2 महीने पहले हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अगर दखलंदाजी नहीं करता तो हमको लगता है ये राज भी राज ही रह जाता। और हमारे देश में जितने भी करप्ट नेता थे उसको तो आपने खुद की पार्टी में मिला लिया, तो आप कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे? और अगर बीते 10 साल की बात की जाए तो हमको नहीं लगता कि आप करप्शन पर कंट्रोल कर पाए हैं। आपकी सरकार बिल्कुल भी फेल हुई है करप्शन कंट्रोल करने में। वाह मोदी जी, वाह वाह। अगला पॉइंट है मोदी जी का कि पर्यावरण अनुकूल भारत की मोदी की गारंटी। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें आपने क्या क्या किया है। इसमें आप ये बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट ये है कि नमामि गंगे को आप फिर से चालू करेंगे। आप 10 साल पहले भी आए थे और बोले थे कि हम नमामि गंगे के तहत गंगा को पूरा साफ़ करेंगे, बट करंट टाइम पे गंगा की ये सिचुएशन है कि वहाँ का पानी पीने लायक नहीं बचा है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी उसमें आकर मिल रहा है। तो ये तो आपका फेल ही हुआ है और इसके नाम पे आप बहुत सारे पैसे निकले हैं, सरकार बहुत पैसे खर्च किए हैं, बट कोई भी लाभ नहीं मिल पाया इसके तहत। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और पर्यावरण के लिए ही सोनम वांगचुक अभी लगभग 2 महीने से वहाँ पर धरने पर बैठ, उसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर मैं सोनम वांगचुक के धरने का कारण बताऊं तो वो एक्चुअल में ये चाहते हैं कि लद्दाख को बचाओ, वहाँ की जो खूबसूरती है उसको बचाने की वो बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए ताकि वहाँ की जो लोकल जनता है वो खुद डिसाइड करेगी कि यहाँ पर क्या विकास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसी में आप बोल रहे हैं नदियों का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं, और उसी में अगर मैं थोड़ा सा बात किया जाए तो हसदेव जंगल पूरा का पूरा कट गया माइनिंग के कारण, आप उस पर भी कुछ भी नहीं बोले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समृद्ध भारत की मोदी की गारंटी, जिसमें इन्होंने पहला पॉइंट ये बोला है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाना है दुनिया में। ठीक है, अच्छी बात है, दूसरी बने तीसरी बने ये बहुत
गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इंडिया लगभग दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करने वाली कंट्री है। बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे देश का मोस्ट ऑफ युवा बेरोजगार है, किसान रोड पे पड़े हुए हैं, मणिपुर एक साइड जल रहा है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पहले इन पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और इसी में अगला पॉइंट ये बोल रहे हैं कि हम वित्तीय स्थिरता कायम रखेंगे, मतलब कि महंगाई को कंट्रोल करके रखेंगे। बट अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीते 10 सालों में महंगाई लगभग 300 गुना बढ़ गई है और आदमी की आय सिर्फ 100% ही बढ़ी है। तो हमको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार लास्ट 10 साल में महंगाई को कंट्रोल कर पाई है। अगला पॉइंट है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत, अच्छी बात है। इसमें से एक प्रोजेक्ट था मेक इन इंडिया, जो कि मुझे बिल्कुल सबसे अच्छा लगा था। जब शुरू में जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आया था, इंडिया में सरकार प्रमोट कर रही थी अपने यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को, तो बहुत ही अच्छा लगा। बट कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसको थोड़ा और प्रमोट करने की ज़रूरत थी 10 सालों में। इसमें एक पॉइंट है एक जिला एक उत्पाद, जो कि ठीक है, बड़ा अच्छा है। आपके पास टाइम था 10 साल, आप अगर ये चीज़ करने के बाद बोलते कि हाँ मैंने ये चीज़ किया है, तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि आपके पास 10 साल थी, आप 10 साल में ये चीज़ें कर सकते थे। पर आप 10 साल में ये नहीं किए और आप सोच रहे कि हमको 5 साल और चाहिए। तो देखते हैं जनता क्या सोचती है आपके बारे में। बट मेरी तरफ से तो यही है कि आपको करना चाहिए था 10 सालों में। अगला पॉइंट है विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बड़ा हुआ है, अच्छा हुआ है, ये अच्छी बात है। इसमें लिखा है कि नई रेलवे पटरियों का निर्माण हो रहा है और आगे भी होगा। बट कहीं ना कहीं हमको ना अभी भी देखने पर लगता है कि ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जा रही है। एसी का, थर्ड एसी का भी डिब्बा ये ऐसा है कि जैसे स्लीपर की तरह लोग भरे हुए होते हैं और टिकट मिल ही नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत थी सरकार को बीते 10 सालों में। विश्व स्तरीय सड़क योजना के तहत इन्होंने रोड काफ़ी अच्छे बनाए हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी लोकल साइडों में बहुत ज़्यादा कमी है, इसको सुधार करने की ज़रूरत थी इनको। इन सब वादों में भी बोल रहे हैं कि हम आगे 10 साल में ये सब जो वादे भी मैंने बताए ये आगे करेंगे। और अगला पॉइंट है खेल विकास की गारंटी, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश खेल में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और अगर इसके लिए विकास की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। पर मोदी जी, मुझे आपसे एक चीज़ शिकायत है कि अभी कुछ दिन पहले महिला रेसलर का केस चल रहा था, उस टाइम में ब्रजभूषण शरण की वजह से हमारी महिला रेसलिंग टीम ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो अपने देश की बेटियों के लिए उसकी जुबान नहीं खुल रही है। तो कैसे आप अपने देश की सुरक्षा, देश की बाहरी सुरक्षा से छोड़िए, आप अपने घर के अंदर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके लिए आपके जुबान नहीं निकल रही है, तो कैसे चलाएंगे आप देश को? वाह मोदी जी, वाह वाह। अगला पॉइंट है क्षेत्रों के समग्र विकास की गारंटी, जिसमें खास करके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को टारगेट किया गया है। इसमें ये गारंटी दी जा रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जैसे मणिपुर वगैरह वहाँ पर शांति स्थापित करेंगे। पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि मणिपुर लगभग 1 साल से जल रहा है, पर अभी तक वहाँ पर, हालांकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बट फिर भी वहाँ पर शांति नहीं बनाई जा सकी। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप आने वाली पंचवर्षीय में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस चीज़ में आप पूरी तरह फेल हो चुके हैं। और इसमें और कई पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास और द्वीपों का विकास, ऐसे पॉइंट्स को इसमें ऐड किया गया है। जो अगला पॉइंट है वो तकनीकी और नवाचार के मोदी की गारंटी। हालांकि इसमें इन्होंने बोला है कि हम देश को डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, एआई को प्रमोट करेंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि देश को कहीं ना कहीं अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना, तो इन चीज़ों में बहुत ही ज़रूरी है कि हमको डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए। तो यहाँ तक अभी आपने देखा, ये है बीजेपी के जितने मैनिफेस्टो थे उसमें जो वादे किए गए हैं। और मैंने इसमें इस चीज़ों के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें ऐड किया है, जैसे कि क्योंकि हालांकि बीजेपी लास्ट 10 साल में थी और वो क्या कार्य किया, वो कितना सफल हुआ, मैंने इसका भी विश्लेषण किया है। और आइए फिर आगे देखते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें ऐड की है। और एक पॉइंट जो मैं और ऐड करना चाहता हूं कि जिसे मैंने अभी बीजेपी के जो मैनिफेस्टो थे मैंने उसका एक्सप्लेन किया है, बट उसमें साथ साथ मैंने ये भी ऐड किया है कि मोदी जी की जो सरकार है पिछले 10 साल में कहां तक फेल हुई है,
ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, और जो वादे कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि आपने 10 साल राज किया है इस देश पे, आपने 10 साल अपने सत्ता संभाली है, बट फिर भी आपने कुछ जो चीज़ें आप पॉसिबल थी, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वो नहीं संभव थी, शायद 10 साल में नहीं कर पाते, ठीक है, उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें थी जो आप कंट्रोल कर सकते थे, बट फिर भी आपने कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। तो मैंने उसका भी विश्लेषण किया है। अब आगे हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या वादा कर रही है, कि क्या लेके आएगी अगर वो अगले 5 साल अगर उसको मिलते हैं तो चलिए डिस्कशन करते हैं। अगर मैं शुरू करूं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपना लगभग 48 पेज का मैनिफेस्टो रिलीज किया है, और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो सच में मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत से छोटी प्रॉब्लम को, देश की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से बताया गया, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया है। तो आने के बाद क्या करते मुझे ये नहीं पता, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो तैयार किया है। मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के तो जो पहला पॉइंट है वो है हिस्सेदारी न्याय। इस पॉइंट में कांग्रेस ने ये एलैबोरेट किया है कि हम जब पावर में आएंगे तो पहले जातिगत जनगणना करवाएंगे, जिससे हर जातियों को पता होगा कि उसकी क्या पॉपुलेशन है और उसकी क्या हिस्सेदारी है सरकार में, हर जगह, मीडिया में, हर जगह पर। तो वो बोल रही है कि हम जब पावर में आएंगे तो सभी जातियों की बराबर हिस्सेदारी देंगे, सरकारी जगहों पर, सार्वजनिक प्लेसों पर और हर जगह पर। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत सही भी हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हम देखेंगे आज आज़ादी के 75 साल लगभग हो गए हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अगर ओबीसी या फिर SC ST जजों की संख्या देखी जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही है, 4-5 शायद इसकी ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हर पदों पर हर कहीं ना कहीं जातिगत अनुपात के अनुसार सबकी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। और उन्होंने अगला एक पॉइंट ऐड किया है कि जैसे EWS, अभी करंट टाइम में जो EWS सर्टिफिकेट है वो सिर्फ जनरल वाले ही बनवा सक रहे हैं, पर वो बोल रही है कि अगर EWS तो वीकली इकोनॉमिक सेक्शन तो बहुत हर कास्ट में हो सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि हम SC ST OBC उनके लिए भी लागू करेंगे EWS। और उन्होंने ये बोला है कि SC ST OBC के लिए स्कॉलरशिप का भी थोड़ा बड़ा इंक्रीमेंट करेंगे। और जो पॉइंट है वो ये है कि 30% रिजर्वेशन कैप है वो उसको रिमूव करेगी कांग्रेस सरकार। अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इन सब के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, इनको शिक्षा में समान भागीदारी होगी। ये अल्पसंख्यकों के इस पार्ट में इन्होंने कांग्रेस एक्सप्लेन किया है। और जो अगला पॉइंट है वो है वरिष्ठ नागरिकों और LGBTQ उनके लिए ये इसमें चीज़ों को बताया गया है कि जब अगर वो पावर में आते हैं तो इनके लिए क्या करेंगे। अभी इन लोगों के लिए केंद्र सरकार 200 से 500 रुपये शायद पेंशन के रूप में देती है, बट ये वादा कर रहे हैं कि अगर हम अपनी इस सरकार में आते हैं, पावर में आते हैं, तो ये राशि बढ़ा करके 1000 रुपये तक की जाती है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ देती है, केंद्र सरकार का भी कुछ हिस्सा होता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से ये बढ़ करके 1000 तक कर देंगे। और अगला पॉइंट जो है कि जब शुरू में जब कांग्रेस थी तो उसने ये लागू किया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा में कुछ छूट मिलती थी उनको, बट बीजेपी जब आई तो उसने उसको बंद कर दिया था। और ये बोल रहे हैं कि अगर हम पावर में फिर से आते हैं तो इस नियम को हम फिर से लागू करेंगे। और जो अगला पॉइंट है वो है स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही है। और स्वास्थ्य के लिए ये जैसे बोल रहे हैं कि जैसे कि राजस्थान में चिरंजीव एक योजना है जिसके तहत 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, उसके तहत ये पूरे इंडिया में इसको फैलाएंगे। अगर जैसे मैं मोदी जी की बात की तो उन्होंने वो एक आयुष्मान भारत योजना लेके आए थे, बट मैंने उसको बताया था कि वो मतलब उतना कारगर क्यों नहीं है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि उसका क्राइटेरिया क्या है, 5 लाख तक वो कैप करता है, बट ये चिरंजीवी योजना जो मैंने इसके पढ़ा क्राइटेरिया वगैरह तो मुझे बहुत सही लगा। आप बिल्कुल जाकर इसके बारे में क्राइटेरिया सर्च करिए। हमको लगता है कि ये बहुत सही है और ये एप्लीकेबल भी है। जो लोकल लोग हैं, जो गरीब पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए बहुत ही एप्लीकेबल है। तो ये बोल रहे हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो इस योजना को पूरे देश में फैलाएंगे। और इनका अगला पॉइंट है कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे अस्पताल, क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र, ये सब चीज़ें हर नागरिकों के लिए ये निःशुल्क कर देंगे। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी में अगर कोई महिलाएं, उनको वेतन के साथ अवकाश दिया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। मैं पूरे सारे पॉइंट तो नहीं ऐड कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मैं मोस्ट ऑफ कोशिश कर रहा हूँ कवर करने के लिए, बट मैं आपको
लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर के आप कंप्लीट पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो वादा है इनका कि युवा न्याय के बारे में इन्होंने बात किया है। इस चीज़ में जो पहली पॉइंट है वो है युवा न्याय, जिसमें जो पहला पॉइंट है वो बोल रहे हैं पहली नौकरी एक्चुअल में ये बोल रहे हैं कि कोई भी युवा जो कि 25 साल से कम हो, वो स्नातक कंप्लीट किया है या फिर कोई डिप्लोमा करके निकल रहा है, तो सरकारी या निजी क्षेत्र में उसको एक नौकरी प्रदान की जाएगी 1 साल के लिए, जिसमें से उसको सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे उस क्षेत्र में प्रशिक्षण या कौशल प्राप्त करने के लिए। तो ये इनकी पहली नौकरी है और युवाओं को इससे पहला रोज़गार मिल जाएगा। तो ये पहली नौकरी इनका एक वादा है। और दूसरा जो पॉइंट बोल रहे हैं कि ये है कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसका जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी, उसके द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी और पीड़ितों को और जो पीड़ित हैं उसमें जो फंसे हुए हैं उनको प्रॉपर मुआवजा भी दिया जाएगा। इनका ये अगला पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख पद खाली हैं, ऐसा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, और ये 1 साल के भीतर ही ये सारे पदों को ये लोग भरेंगे। तो ये अगला वादा था। और अगला पॉइंट ये है इसमें कि 40 वर्ष से कम युवाओं को उनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जो लोन है उसकी उपलब्धि भी कराई जाएगी। और एक पॉइंट वो है जो कांग्रेस, मतलब मैं इसको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस ये बोल रही है कि 15 मार्च 2024 तक जो भी आदमी एजुकेशनल लोन या फिर शैक्षणिक ऋण लिया है वो उसको माफ़ करने के लिए बोल रही है। और ये बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए कि 21 वर्ष से कम युवाओं को जो प्रतिभाशाली हैं, जो खेल में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए भी 10,000 पर मंथ ये छात्रवृत्ति देंगे। तो ये इतनी चीज़ें युवाओं के जो युवा न्याय के उसके तहत इन्होंने लिखा हुआ है। पर मुझे ये चीज़ बहुत सही लग रही है कि ये हर क्षेत्र में हर क्षेत्र के स्टूडेंट और उनके लिए ध्यान में रखा गया है। तो ये युवा न्याय के अंतर्गत था। तो अगली बात की गई वो शिक्षा के लिए किया गया है। तो देखते हैं शिक्षा में इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसमें इन्होंने ये बोला कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के युवाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हालांकि अभी सिर्फ कक्षा 8 तक ही निःशुल्क शिक्षा है, बट ये इसको बढ़ा करके 12 तक करने वाले हैं। नंबर 2 पॉइंट ये है कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख का लोन उनको मिल जाएगा बिना किसी की जमानत या गारंटी से सरकार उनको 4 लाख रुपए पढ़ने के लिए लोन दे देगी। और जो अगला पॉइंट है उसमें ये है कि बहुत सारे बच्चे जो 11th 12th कंप्लीट करते हैं या फिर 10th कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो ड्रॉप ले लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या फिर 2-3 साल बाद अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो उसको ड्रॉप आउट परसेंटेज को, अनुपात को कम करने के लिए सरकार ने ये बोला है कि हम उनके लिए छात्रवृत्ति का जुगाड़ करेंगे जिससे कि ड्रॉप आउट दर बहुत कम हो जाए। तो ये था शिक्षा के लिए, शिक्षा का न्याय। अगला पॉइंट है वो है खेल से रिलेटेड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 21 वर्ष से कम युवा प्रतिभाशाली हुआ है, अगर वो खेल में भाग लेना चाहते हैं तो सरकार उनके लिए 10,000 पर मंथ छात्रवृत्ति का प्रदान करने का ये वादा कर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट। और ये भी है कि हर ज़िले में एक अकादमी बनेगी, खेल अकादमी बनेगी हर ज़िले में एक, जिससे कि प्रतिभाशाली युवा आगे बढ़ सके खेल के क्षेत्र में। और भारत का जो नेतृत्व कर चुके हैं जो खिलाड़ी, जो उनका करियर मतलब अब वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, जो बड़े स्तर पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको एक नौकरी भी दी जाएगी। और महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए इस क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में उनको बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विशेष संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये था खेल के बारे में कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अगला पॉइंट है नारी न्याय। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें कांग्रेस ये बोल रही है कि इसमें एक मिशन महालक्ष्मी है, उसके तहत जो भी परिवार इसके अंदर आएगा, जो इसे कवर्ड होगा, उसके लिए उस घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसको सरकार की तरफ से कुछ धनराशि प्रदान की जाएगी। और जो अगला पॉइंट है वो महिला सशक्तिकरण के बारे में है। महिला सशक्तिकरण में कांग्रेस ये बोल रही है कि अगर हम पावर में आते हैं तो इससे जो पहला पॉइंट है उसमें ये बोल रही है कि अगर हम पावर में आते हैं तो राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी। चूँकि ये बात जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी चल रही थी, तो बीजेपी ने भी ये बोला था कि हम ये काम करेंगे बट 2029 के बाद करेंगे, बट कांग्रेस बोल रही है कि अगर हम पावर में आते हैं 2025 से हम ये चीज़ें लागू कर देंगे। और ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार की सीटों पर जो पद हैं केंद्र सरकार में, उसमें 50% सीटों पर महिलाओं की भागीदारी होगी। और महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए कुछ रूल बनाए जाएंगे,
जैसा कि अभी आपने बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे समाज में चीज़ें हो रही हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ब्रजभूषण शरण का, और बीजेपी ने तो अभी जस्ट यही किया है कि सोचो इसके ऊपर इतना महिला खिलाड़ियों का हरासमेंट का भी केस है, उसके बाद भी बीजेपी सरकार उसको टिकट ना दे करके उसके बेटे को टिकट दे रही है। अगर एक पार्टी में इतने लोग जिनके ऊपर ऐसे ऐसे केस पड़े हुए हैं, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को अगर उसको अपने पार्टी में रख रही है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि ये अगर आपके ऊपर कभी ये पड़ेगा तो ये ऐसा हमारा प्रधानमंत्री ऐसे बोलेंगे तुम्हारे लिए, तो समझकर वोट दीजिए। और अगला पॉइंट है वो राज्य सरकार के सहयोग से कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें से आपस में कनेक्टेड रहेंगे कि छात्राएं और जो कामकाजी महिलाएं वो एक साथ रह करके आप पढ़ाई भी कर सकती हैं और काम भी कर सकते हैं। हॉस्टल उनके लिए बनाए जाएंगे। तो ये इन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बड़े अच्छे हैं। अगला पॉइंट है वो है किसान न्याय। किसान न्याय में जो पहला पॉइंट, अगर आप किसान की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है MSP की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अभी करंट टाइम में अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि बीजेपी सरकार इन चीज़ों में फेल हुई है। हालांकि इस बार उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐड तो किया है कि हम आएंगे सरकार में तो किसानों को उनका MSP प्रदान करेंगे, बट भाई करंट टाइम में तो तुम ये करके दिखाओ ना। करने के बाद ये बोलो कि हाँ मैंने उनको MSP प्रदान किया, बट तुम सोच रहे हो कि नहीं मुझे 5 साल और मिले उसके बाद मैं MSP सब लगाऊंगा, तो ये तो भाई गलत है। तो कांग्रेस ये बोल रही कि जब वो आएगी तो सबसे पहले MSP उनको प्रदान करेगी। और नंबर 2 पॉइंट ये बोल रही है कि ऊर्जा उत्पादन में वो जो ट्यूबवेल हैं उनमें सोलर पैनल के संसाधनों को प्रोवाइड करेगी। और अगला पॉइंट है कि हर ज़िले में एक कृषि से रिलेटेड एक महाविद्यालय होगा जो कि कृषि में रिसर्च और ये सब चीज़ें करेगा। ये था किसान न्याय के तहत। और जो अगला पॉइंट है वो है श्रमिक न्याय। इसके तहत इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि न्यूनतम 400 रुपये राष्ट्रीय वेतन की गारंटी। और कुछ पॉइंट्स उसमें है कि उनके अधिकारों को बचाने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे जिससे कि उनका कोई शोषण ना कर सके। और अगला पॉइंट है संविधान न्याय। संविधान के न्याय के तहत बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके उनको एक्सप्लेन करूँगा। इसके तहत जो पॉइंट है वो पहला ये है कि नुकसान की भरपाई करना। जैसे कि आपने देखा कि अभी भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे तरीके से, जैसे अभी मुझे पर्सनली जो सबसे बुरा लगा वो है जैसे चुनाव आयोग का गठन। इसमें से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया और अपनी ही पार्टी का एक आदमी रख दिया और अपने मनमानी से चुनाव आयोग का गठन करवा रहे हैं। और ये कैसे एक पारदर्शिता तरीके से चुनाव करवा पाएंगे। तो कांग्रेस बोल रही है अगर हम पावर में आएंगे तो पहले मैं इन सब चीज़ों को फिर से जैसे पहले हुआ करता था वो चीज़ मैं सही कर दूँगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो अगला पॉइंट ये है कि जैसे अभी ED CBI ये सब सरकार के, आज जैसे आपको भी पता होगा अगर आप न्यूज़ वगैरह भी देख रहे हैं तो आपने देखा भी होगा कि ED CBI भी कैसे काम कर रही है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो वो इन सबको फ्री होकर ये सब अब कानून के तहत काम करेंगे, किसी सरकार के तहत नहीं काम करेंगे। नंबर 3 पॉइंट है मीडिया का तो हाल आप समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि मीडिया का भी क्या हाल है। मीडिया सरकार की इतनी चाटुकार हो गई है कि उससे एक सवाल नहीं पूछ पा रही है। तो मीडिया का ये जो अभी वर्ल्ड में मीडिया की जो रैंकिंग है वो लगभग 140-45 के आसपास चली गई है, क्योंकि हमारे यहाँ की मीडिया ऐसी है कि एक्चुअल मुद्दों को दिखाई नहीं रही है, वो सरकार की गुलाम हो गई है। उससे मीडिया ना तो लद्दाख के केस को दिखाती है, ना तो मणिपुर के केस को दिखा रही है, वो दिखा रही है सीमा हैदर को। तो ये है। वाह मोदी जी वाह वाह। और ये कांग्रेस बोल रही जब हम आएंगे तो मीडिया को स्वतंत्र कर देंगे, वो स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन पूछे और जो गरीबों के मुद्दों को उठाए। अगला पॉइंट है न्यायालयों के लिए। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायालयों का गठन होता है उसके लिए NJC, तो कांग्रेस NJC एक कमेटी बनाएगी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का चयन होगा। और अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो जितने भी पद न्यायाधीशों के खाली हैं उसको जल्द से जल्द भरे जाएंगे। और अगला पॉइंट ये है कि जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी भी एक कमेटी बनेगी जिसके तहत वो ये देख ताक करेंगे कि जो करंट टाइम में न्यायाधीश काम कैसे कर रहे हैं वो उनकी गुणवत्ता का जांच करेंगे। ये पॉइंट से संविधान न्याय के तहत। और इसी में एक अगला पॉइंट ये है इलेक्टोरल बॉन्ड से
रिलेटेड। जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिश करवाया। उसमें पता चला कि बहुत सारी कंपनियां जो कि सरकार उनसे चंदा ले रही थी, फिर उनको टेंडर्स प्रदान कर रही थी इसके तहत। तो ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो प्रथा है इसको ख़त्म कर देंगे, कुछ नया लेके आएंगे जिससे कि एक पारदर्शिता बनी रहे जनता में और सरकार में। तो जो अगला पॉइंट है वो है आर्थिक न्याय। इसके तहत पहले इन्होंने ये बोला है कि जो भी पद खाली हुए हैं अभी सरकार गवर्नमेंट में, ठीक है, जो पद खाली पड़े हैं सबसे पहले उनको भरा जाएगा। और जो अगला पॉइंट वो ये है कि जैसे अभी जीएसटी है उसमें कुछ सुधार करके ये जीएसटी 2.0 लेके आएंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ टैक्स में सुधार करेंगे ये लोग। जो अगला पॉइंट वो ये है कि और अगला पॉइंट जो है वो है कृषि से रिलेटेड। ये कृषि इनपुट उसमें सुधार किया जाएगा, जैसे खाद हो गई, इन सब पर जो टैक्स वगैरह लगते हैं इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचे, जैसे सड़क हो गया और हवाई जहाज़ हो गया, हवाई अड्डे हो गए और रेलवे हो गया। इन सब चीज़ों को में सुधार करेगी जिससे कि आम आदमी को फ़ायदा हो। और अगला है राज्य न्याय। राज्य न्याय में इन्होंने ये बोला है कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और अगला पॉइंट, लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाएगा। जैसे कि अभी सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख में अभी धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं कि लद्दाख को उसकी खूबसूरती को बचाने के लिए उसको 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। तो कांग्रेस बोल रही है कि अगर हम आएंगे पावर में सबसे पहले ये काम कर देंगे, उनको 6th शेड्यूल में ऐड करेंगे। और नंबर 3 पॉइंट उन्होंने ये भी बताया कि पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी को भी वो कंप्लीट अभी शायद अभी और यूनियन टेरिटरी है उसको ऐड करेंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे पौंडीचेरी को भी। देखो इन सब चीज़ों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत, तो मैंने मोस्ट आप जो उठा पाया है मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी आपको अगर आपको चाहिए तो कंप्लीट मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है वो ग्रामीण तथा शहरी विकास के लिए इन्होंने काम किया है। कहते हैं कि 60% जनता जो है देश में वो अभी भी गांव में रहती है, बट विकास शहरों का ही सिर्फ हो रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो सबसे पहले दोनों का विकास एक सीधे तरीके से दोनों का विकास एक साथ करेंगे कि गांव का भी विकास हो, शहरों का भी विकास होना चाहिए। और गांव में वो नरेगा की जो योजना है वो फिर से लागू करेंगे और वहाँ की जो मिनिमम प्राइस है वो दिन भर मजदूरी है वो 400 रुपये वो फिक्स करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, जैसे मणिपुर में अभी वो दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि उनको मणिपुर में उनको बातचीत से वो हल करके वहाँ पर शांति वार्ता बनाई जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि चाय बागानों के श्रमिकों के लिए कुछ कानून बनाया जाएगा और उनकी समझौते के अनुसार उनको दाम दिया जाएगा उसका। और हाँ, और अगला पॉइंट ये है रक्षा न्याय। रक्षा न्याय में वो ये बोल रहे हैं कि देश की सीमाओं को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद जैसे अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं उसको बंद करके जो पहले सामान्य भर्तियाँ होती थी अग्निवीर के पहले, उस तरह की भर्तियों को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। और अगला है पर्यावरण न्याय। पर्यावरण न्याय मतलब जैसे जल, वायु, पहाड़ों, इन सबको बचाने के लिए इनका क्या पॉइंट है मैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट है वो है पर्यावरण मानकों की स्थापना, जैसे कि जल का क्या स्तर और वायु में कितना स्तर चाहिए, ये सब चीज़ें। तो जो अगला पॉइंट है पर्यावरण के लिए सरकार क्या करेगी अगर कांग्रेस आती है, तो उसने अपने कुछ वादे इसमें वो किए, मैं करके बता रहा हूँ। जैसे पहला ये है कि पर्यावरण मानकों की स्थापना। पर्यावरण मानकों की स्थापना मतलब जैसे कि वायु का स्तर क्या होना चाहिए और हरित नौकरियों का निर्माण। अगला पॉइंट है जल को स्वच्छ करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिल करके कुछ कानून बनाए जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट है घरेलू ईंधन को सस्ता किया जाए, जैसे कि एलपीजी। अगर करंट टाइम में हम देखा जाए तो एलपीजी का प्राइस लगभग 1200 के आसपास पहुंच चुका है, तो उसकी कीमतों में गिरावट की जाएगी। तो ये था पर्यावरण न्याय के तहत ये पॉइंट्स थे। अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है जल प्रबंधन का, और इसके तहत देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। जो पहला है वो ये है कि जल प्रबंधन को अनिवार्य बनाया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि फैक्ट्रियों से निकले हुए कचरों को उनका प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि वो नदियों में ना मिले, नदियों में मिलने के बाद वो पानी को ख़राब कर देते हैं, तो इसके लिए भी प्रबंधन करना सरकार करेगी।
तीसरा पॉइंट ये है कि सीवेज की सफाई में पहले क्या होता है, बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं और बहुत गंदगी की वजह से मज़दूरों की मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए सरकार ये कानून लेके आ रही है कि आप कोशिश करेगी आधुनिक मशीनों का उपयोग करने के लिए, और अगर कोई मान लो मज़दूर की डेथ भी हो जाती है तो उसके घर वालों के लिए 30 लाख का मुआवजा प्रदान करेगी सरकार। तो ये जल प्रबंधन के तहत कांग्रेस के ये अपने कुछ वादे हैं। तो ये इतने वादे थे जो मैंने पढ़ा, जो मुझे लगा कि हाँ ये पॉइंट आउट करना चाहिए। बाकी और सारे जो भी है, मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं कवर कर सकता, जो भी है मैं एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट सुन सकते हैं। बीजेपी के भी मैनिफेस्टो और कांग्रेस के भी देख सकते हैं। और प्लीज़ आपको जो सही लगे, आपको जो चीज़ सही लग रहा है कि हाँ आने वाले 5 साल ये सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, ये सरकार हमारे लिए अच्छा नहीं करेगी, आप प्लीज़ उसी को वोट दीजिए। क्योंकि यही मुद्दे हैं, सरकार आएगी तो आप उनसे पूछेंगे कि आपने ये वादा किया था, आपने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ें लिखी थी, पर आपने किया क्यों नहीं। तो प्लीज़ आप सोच समझ कर वोट करिए। तो ये वीडियो मैं यहाँ पर ही कंप्लीट करना चाहता हूँ।